हालातों को देखते हुए, जैसे कि आप अपने हालात बताते हो कि भैया अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, तो भैया आपके हालातों को देखते हुए मैंने ये डिसीजन ले लिया है कि आपके लिए जो है रिवीजन सीरीज बनाई जाए, जिसमें आपकी भैया कुछ हेल्प हो सके। तो गाइज, अगर मेरी वीडियो आपको जो है हेल्पफुल अगर लगती है, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी जो है कुछ हेल्प करता हूं, अगर आपको लगता है इकोनॉमिक्स मेरा पढ़ा है वो आपको कुछ समझ आता है, तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके यार शेयर कीजिए, और भैया बेल आइकन को जो है जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपकी रिवीजन सीरीज की एक भी वीडियो जो है मिस ना हो। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप जो है इकोनॉमिक्स से जब भी आपका एग्जाम है 12 को 13 को, जब भी आपका एग्जाम है, किसी का अलग डेट को है, उससे पहले पहले आपको इकोनॉमिक्स का ऐसा इतनी प्रिपरेशन तो जरूर करा दूंगा कि भैया आपको फेल नहीं होने दूंगा, ये भैया प्रॉमिस है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, देखो वीडियो तो बहुत ही लंबी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी क्यों है इतनी, पहले मैं आपको बताता हूँ पढ़ेंगे क्या। गाइज, इस वीडियो के अंदर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है पूरा कंप्लीट, पूरा जो आपका चैप्टर है पूरा का पूरा इसे एक ही वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो है कोई ऐसे अलग अलग पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं पहले, रिवीजन सीरीज के अंदर सारी वीडियो जो है लंबी आएंगी, ठीक है, जिसमें मैं पूरे चैप्टर जो है कंप्लीट करूंगा। पार्ट वार्ट बनाने का कोई भी चक्कर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इतनी ही बकवास करनी थी। अब जरा मुद्दे पर आ जाते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो गाइज, हमें सबसे पहले पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार। अर्थव्यवस्था में कितनी वस्तुएं जो है उत्पादित होती हैं। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुएं जो है, जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, हम उसको जो है 4 कैटेगरी में गाइस डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली होती है अंतिम वस्तुएं, फिर होती है मध्यवर्ती वस्तुएं, फिर होती है उपभोक्ता वस्तुएं, और फिर होती है पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ना तो सारा ही है, बट सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। गाइस, जहां पर मैं बोल रहा हूँ घोल कर पी जाना है, तो उसको घोल कर पी जाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको घोल कर पी जाना है। एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी है, इस पे आना ही आना है, ठीक है। अंतिम, मध्यवर्ती और पूंजीगत, ये तीनों की तीनों वस्तुएं आपको घोल कर पी जानी है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझना है कि क्या होता है, और ये बच्चों का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं? कह रहे हैं अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता प्रयोग के लिए तैयार हैं। गाइस, इसका क्या मतलब है? इस डेफिनेशन का ये बहुत ही ऊपर से गया है आपके। नॉर्मल बच्चे से अगर मैं पूछूं कि अंतिम वस्तुएं क्या होती है, तो सिंपल सा मतलब है कि भैया जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया, सिंपल सी बात है, जिसमें कुछ काम करना नहीं है और बस रेडी है यूज के लिए। तो बिल्कुल सही बात है भैया, जो गुड्स बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी टू यूज है, अब उसका यूज कोई भी करे, चाहे उपभोक्ता करे या उत्पादक करे, कोई भी करे, अगर वो रेडी टू यूज है तो सिंपल सी बात है वो अंतिम वस्तु है, जिसने अपने उत्पादन की सीमा रेखा को काम कर लिया, जिसमें कोई भी काम करना बाकी नहीं है। तो अंतिम, यहाँ पे एक वर्ड को मैंने सर्कल किया हुआ है, वो है अंतिम प्रयोगकर्ता। गाइज, अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होता है? जो उस वस्तु का अंतिम में यूज कर रहा है उसको हम अंतिम प्रयोगकर्ता कहते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे गाइज जो वस्तुएं होती है, अंतिम वस्तुएं, वो 2 तरीके की होती हैं गाइस। एक होती है अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और एक होती है अंतिम उत्पादक वस्तुएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वो होती है कि सिंपल सा बात है, जिसका वो वस्तुएं जिसका यूज उपभोक्ता कर रहा है उसको हम अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं, और वो वस्तुएं जिसका यूज जो है उत्पादक कर रहा है उसको हम जो है अंतिम उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि देखिए, कह रहे ये वह वस्तुएं हैं जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता प्रयोग के लिए तैयार होती हैं और उपभोक्ता इनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। जैसे कि उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया गया मक्खन, डबल रोटी, इन सबको हम क्या कहते हैं? अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं, ठीक है जी। और बात करें अगर हम अंतिम उत्पादक वस्तुओं की, तो अंतिम उत्पादक वस्तुएं कौन सी हो जाएंगी? अंतिम उत्पादक वस्तुएं वो वस्तु हो जाएंगी जिसका यूज कौन कर रहा है? जिसका यूज जो है उत्पादक कर रहा है। जैसे कि इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहे ये वह वस्तुएं होती हैं जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती हैं और उत्पादक इनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। जैसे कि भाई किसान द्वारा खरीदा गया ट्रैक्टर, और इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को निवेश व्यय कहा जाता है। गाइज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या कह गया है? कह रहा है जो अंतिम उपभोक्ता करता है उसे तो कहते हैं उपभोग व्यय, लेकिन जो उत्पादक कर रहा है उसको कहते हैं निवेश व्यय। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है? कह रहा है अंतिम वस्तुओं पर जो व्यय है वो 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से बन गया, उपभोग व्यय और निवेश व्यय, ठीक है जी। अच्छा,
तो भैया अंतिम वस्तुएं वो हैं जिनके जो बिल्कुल रेडी टू यूज होती हैं, जिसमें कोई भी काम करना बाकी नहीं है, चाहे उसका उत्पादक यूज करे चाहे उसको उपभोक्ता यूज करे। ठीक है, आते हैं मध्यवर्ती वस्तुओं पे। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं? कह रहे हैं उन वस्तुओं को कहते हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं। इनमें अभी मूल्य वृद्धि की जानी है और ये वस्तुएं अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब इसमें अभी कुछ काम बाकी है। ठीक है, इसमें अभी कुछ काम बाकी है, इन्होंने अपनी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है। जो भी इसके अंतिम प्रयोग करता है, चाहे उत्पादक हो चाहे उपभोक्ता हो, मतलब वो अभी रेडी टू यूज नहीं है, अंतिम प्रयोगकर्ता उसका प्रयोग नहीं कर सकता। या तो आप ये वाली डेफिनेशन पढ़ सकते हो इसके अंदर, या अंतिम वस्तुओं के अंदर गाइस आपको क्या ध्यान रखना है, अंतिम वस्तुओं में आपको ये भी ध्यान रखना है, कह रहे हैं अंतिम वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें एक फर्म द्वारा अन्य फर्म से कच्चे माल के रूप में या पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है। गाइज ये मैंने डेफिनेशन दो तो इसलिए लिखी है क्योंकि इस पे गाइज दो तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। आपको वो कुछ वस्तुएं दे देगा और वो बोलेगा बताओ कौन सी अंतिम है और कौन सी मध्यवर्ती है। ठीक है, तो वहां पर ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है ना गाइज, वो हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं और उसको रीसेल के लिए जो है यूज किया जाता है। उन सभी वस्तुओं को जो है मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी है। तो अगर अंतिम और मध्यवर्ती आ जाए तो आप ये दोनों डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई सी भी, जो सी भी आपको याद हो रही है। अब एक चीज और क्या ध्यान रखनी है गाइस इसमें आपको, कि जब हम जीडीपी की अनुमान लगाते हैं, जीडीपी का हम जब आंकलन करते हैं ना गाइस, तो केवल अंतिम वस्तुओं को ही उसमें शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को उसमें शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं शामिल किया जाता, ये बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है गाइस। क्यों नहीं शामिल किया जाता? जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो कि मान लो एक इस पर्सन के पास 5,000 रुपए थे। ठीक है, इससे लकड़ी लेकर आया, लकड़ी का इसने कुर्सी बना दी 10,000 रुपए की। तो गाइस ये 10,000 रुपए है ना, इसमें 5,000 लकड़ी के और 5,000 इसने जो भी मूल्य वृद्धि की है वो दोनों इंक्लूड है। तो कह रहा है ये जो है ना, ये अंतिम आपको ये वाला लेना है अगर जीडीपी का आंकलन करोगे। अगर गाइज आपने 10 और 5, 15 दोनों ले लिया तो गाइज उससे क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि अंतिम वस्तुओं में ना मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो हमें उसमें दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको गाइज बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए हम केवल अंतिम वस्तुओं को लेते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। बात करते हैं अब गाइज अगर इसमें अंतर आ जाता है तो, अगर इसमें अंतर आ जाता है तो जो भी अभी तक हमने बकवास करी है बस उसी के बेस पे आपको इसमें अंतर लिख देना है। और ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आना ही आना है। जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने इधर मध्यवर्ती लिखी है और इधर अंतिम लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इनका कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तो रेडी टू यूज है और ना ही इनको रीसेल के लिए, इसको रीसेल के लिए यूज किया जाता है लेकिन इसको रीसेल के लिए यूज नहीं किया जाता है, जो कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जानी है, मतलब इसमें अभी कुछ काम बाकी है, अभी ये रेडी टू यूज नहीं है, लेकिन इनमें कोई भी वृद्धि नहीं की जानी, ये तो रेडी टू यूज है अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं के लिए। कह रहा है ये अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती हैं, ये तैयार नहीं है, लेकिन ये तो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। और राष्ट्रीय आय के आंकलन में गाइस इनको शामिल नहीं किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को, लेकिन अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि भैया क्यों नहीं शामिल किया जाता है, इसलिए शामिल नहीं किया जाता क्योंकि भैया मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं उनका मूल्य अंतिम वस्तुओं में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो गाइस यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप होता है कि क्या एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती दोनों हो सकती है। गाइस ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के इसके चांस बहुत ही ज्यादा है क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन ही इतनी है। गाइज एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती दोनों हो सकती है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। हम किसी वस्तु को देखकर ये पता नहीं लगा सकते हैं कि वो अंतिम है या मध्यवर्ती है। क्यों पता नहीं लगा सकते हैं गाइज, सब डिपेंड करता है उसके अंतिम प्रयोगकर्ता पे कि उसका अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है। ठीक है, एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती दोनों हो सकती है। भाई चीनी है, अगर चीनी का यूज मान लीजिए बिस्कुट बनाने के लिए कंपनी यूज कर रही है तो वो मध्यवर्ती हो जाएगी क्योंकि चीनी एज अ रॉ मटेरियल काम करेगी उसका। ठीक है, और अगर वही चीनी अगर गाइज कोई उपभोक्ता चाय बनाने के लिए यूज कर ले परिवार, तो गाइज वो उसके लिए मध्यवर्ती अंतिम हो जाएगी। तो गाइज एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती दोनों हो सकती है, ये सब डिपेंड करता है कि उसका अंतिम प्रयोगकर्ता जो है कौन है।
तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो गाइज इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, और अगर जो मैंने एग्जांपल बताया वो भी आप इसमें लिख सकते हो। तो गाइज ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये था अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती का, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी अगले मुद्दे पर। ये जो गाइज क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन कंपलसरी है, अंतिम और मध्यवर्ती पे एग्जाम पे आना ही आना है, ठीक है। अच्छा जी, 4 तरीके की वस्तुएं थी, अब आती है दूसरी वस्तुओं की बात। उपभोक्ता वस्तुएं या उपभोग वस्तुएं। गाइस ये इसको आप डील छोड़ सकते हो, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मार्क की कभी कभार ये आ जाती है, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा। उपभोक्ता वस्तुएं या उपभोग वस्तुएं, ये कौन सी होती हैं? उपभोक्ता वस्तुएं या उपभोग वस्तु एक ही बात है। कह रहा भैया ये वह वस्तु होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, इनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। कह रहा है वो सारी वस्तुएं जो ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करती है और जिसका यूज हम दूसरी गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए नहीं करते हैं, उन सभी वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। गाइस ये 4 तरीके की होती है। सबसे पहले होती है टिकाऊ वस्तुएं, इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। कह रहे टिकाऊ वस्तुएं वो होती है भैया जिसको कई वर्षों तक प्रयोग में लाया जा सकता है और इनका मूल्य भी बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, बहुत महंगी होती है ये, लाइक टीवी, कार, स्कूटर, कपड़े धोने की मशीन आदि, ये सारी चीजें ये टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। फिर आती है अर्ध टिकाऊ। कह रहा है ये वह वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ समय 2-3 साल के लिए इसका यूज हो जाता है और इनका मूल्य इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि टिकाऊ वाले का होता है, जैसे कि कपड़े, फर्नीचर, ये सारी चीजें हो गई हैं। फिर है गाइस तीसरा है जी गैर टिकाऊ वस्तुएं, इनको एकल उपयोग वस्तुएं भी कहते हैं गाइस, ये एग्जाम में 1 मार्क की आ जाती है। कह रहे गैर टिकाऊ तथा एकल उपयोग वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका केवल एक ही बार उपयोग किया जाता है और एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाती हैं, जैसे कि दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, डबल रोटी हो गई, एक बार ही खाएंगे दूध, ब्रेड अंडे, वही खत्म, उसके बाद दोबारा नहीं यूज कर सकते हम उसका। तो ये गाइस 1 मार्क में आ जाती है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जानी है। उसके बाद आती है गाइस सेवाएं। सेवाएं क्या होती हैं? सेवाओं को हम देख नहीं सकते हैं, ये अभौतिक होती हैं, इसलिए इसे अभौतिक वस्तुएं भी कहा जाता है। कह रहे ये मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर, ये क्या करते हैं अपनी सर्विस देते हैं, ये हमें दिखती नहीं है लेकिन हम इनको केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी वस्तुएं जो है उपभोक्ता वस्तुएं के अंदर आती है, ठीक है। और इसमें से गैर टिकाऊ वस्तु 1 मार्क में आ सकती है और टिकाऊ या अर्ध टिकाऊ के आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं, जिसमें से बताओ कौन सी टिकाऊ है, कौन सी अर्ध टिकाऊ है। तो आपको ये ऊपर के 3 जो है बहुत ही अच्छे से कर जानी है। तो ये दूसरे टाइप की वस्तु थी, उपभोक्ता वस्तुएं और उपभोग वस्तुएं। अब आते हैं बात अगले मुद्दे पर गाइस। अब अगला जो मुद्दा है वो है पूंजीगत वस्तुओं का। पूंजीगत वस्तुएं जो है भैया क्या होती है गाइस? पूंजीगत वस्तुओं की अगर मैं बात करूं, पूंजीगत वस्तु एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में फंसने के चांस बहुत ही ज्यादा है। पूंजीगत वस्तुएं बच्चों की बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। कह रहे पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तु होती है जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और इनका मूल्य भी उच्च होता है। ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। इन वस्तुओं का प्रयोग करने से इनका मूल्य ह्रास होता है। उदाहरण प्लांट तथा मशीनरी। तो भैया ये क्या कहेंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। कह रहा है भाई वो सारी वस्तुएं जो प्रोडक्शन में जो है कई सालों तक हेल्प करती हैं और जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती हैं, महंगी होती हैं, और ये जो प्रोड्यूसर की जो है फिक्स एसेट होते हैं। स्थिर संपत्तियां किसको कहते हैं? स्थिर संपत्तियां कहते हैं फिक्स एसेट को। कह रहा है ये प्रोड्यूसर के जो है फिक्स एसेट होते हैं और जब इनका हम यूज करते हैं ना फिक्स एसेट का, तो उस पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए प्लांट तथा मशीनरी, उन सभी वस्तुओं को जो है पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। गाइस अगर एक इस तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो गाइस अगर विशेषताएं आ जाती है उसकी, तो आपको क्या लिखोगे? आप इसको यहीं से ब्रेक कर दीजिएगा कि भाई ये पहले तो अर्थ बोलेगा, तो ये वह वस्तु होती है जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, यहां तक लिख दीजिएगा। और अगर विशेषताएं पूछे तो ये लिख देना विशेषता में जिनका मूल्य उच्च होता है, ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, इनका प्रयोग किए जाने पर इनका मूल्य ह्रास होता है। और उदाहरण, ठीक है जी। तो अगर फीचर आ जाता है कि फीचर्स भी बताओ पूंजीगत वस्तुओं के, तो आप इसी की अर्थ को ब्रेक करके लिख सकते हो। अब गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पुटअप होता है कि क्या सभी वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं मानी जाती हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं एक सिलाई मशीन है। गाइस अगर एक सिलाई मशीन मान लीजिए कि एक दर्जी की दुकान पर रखी हुई है, कपड़े सिलने वाले दर्जी के पास, तो क्या वो पूंजीगत वस्तु है? हाँ जी, वो उसकी पूंजीगत वस्तु है, ठीक है। और उसके लिए वो एज अ फिक्स एसेट का काम करेगी। लेकिन गाइज अगर वही मशीन एक उपभोक्ता के घर में रखी हुई है, तो गाइज वो फिर वो पूंजीगत वस्तु नहीं है गाइज, वो उसके लिए टिकाऊ वस्तु कहलाएगी। तो गाइज ये भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सभी वस्तुएं पूंजीगत वस्तु होती है?
गाइस सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती है, डिपेंड करता है। फिर वही बात आ जाती है कि उसका यूज कौन कर रहा है। अगर एक प्रोड्यूसर उसका यूज कर रहा है तो बिल्कुल वो पूंजीगत वस्तु होगी, लेकिन अगर एक कंज्यूमर उसका यूज कर रहा है तो भैया वो पूंजीगत वस्तु आपके लिए नहीं होगी, वो एक टिकाऊ वस्तु होगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमें बात करनी है, वो क्या है। अब हम कह रहे हैं कि जो उत्पादक जो है वो जितनी भी वस्तुएं यूज करता है वो सब पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, ठीक है। क्या ये सही है गाइज? यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखी है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये क्या क्या गया ये आपके बहुत ही ऊपर से गया होगा, इतना तो मुझे पूरा भरोसा है। तो गाइज यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए गाइज, जो उत्पादक होता है ना, उत्पादक वस्तुएं दो तरीके की होती हैं। उत्पादक जो है दो तरीके की वस्तुएं यूज करता है। एक तो होता है गाइज जिसका वो एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, कच्चे माल के रूप में एक तो उपयोग की जाती हैं, ठीक है। और दूसरा होता है वो सारी वस्तुएं जो स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में उपयोग की जाती हैं, ठीक है। गाइस जो कच्चे माल के जो रूप में जो यूज करता है ना, जैसे मान लो फर्नीचर बनाने के लिए उसने लकड़ी का यूज किया, और इधर क्या करेगा, कह रहा है जो स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में उपयोग की जाती है जैसे प्लांट और मशीनरी। तो गाइस जो ये वाली जो वस्तु होती है ना, ये पूंजीगत वस्तु होती है, लेकिन जो ये वाली वस्तु होती है ये पूंजीगत वस्तु नहीं होती है गाइस। इसलिए ये कहा जाता है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं जो है ना वो उत्पादक वस्तुएं होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं, ये वाली भी और ये वाली, पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। ये वाली जो है ये पूंजीगत वस्तु नहीं है गाइस, लेकिन ये उत्पादक वस्तु जरूर है। तो ये लाइन का मतलब ये है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक तो होती हैं, किंतु सभी उत्पादक वस्तुएं, अब उत्पादक वस्तु में ये वाली भी ये वाली, ये पूंजीगत नहीं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये एग्जाम में आ सकता है आपको गुमराह करने के लिए, आप जैसे बच्चों को। तो भैया ये चौथे तरीके की वो थी पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, सबसे पहले तो गाइज आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि भैया वस्तुएं कितने तरीके की होती हैं और वस्तुओं में आखिर क्या क्या होता है। अच्छा जी, अब हमें बात करनी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, और कॉन्सेप्ट ये है कि भैया निवेश क्या होता है, इसके घटक, इसके प्रकार, इसकी अवधारणा। गाइज निवेश जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में फंसना ही फंसना है कि निवेश किसे कहते हैं। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे। कह रहे 1 वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को उस वर्ष का निवेश कहा जाता है। 1 वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को उस वर्ष का निवेश कहा जाता है। गाइज यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है पूंजी का स्टॉक। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये पूंजी का स्टॉक क्या होता है तो हमें पता ही चल जाएगा कि 1 साल के अंदर अंदर पूंजी के स्टॉक में जो भी इंक्रीमेंट हो रही है उसको निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। कह रहे पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। गाइज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूंजी निर्माण। एक बार को एग्जाम में निवेश लिखा नहीं आएगा, लेकिन पूंजी निर्माण एग्जाम में लिखा आ सकता है गाइज। तो आपको पता होना चाहिए निवेश को ही पूंजी निर्माण कहते हैं। कह रहे निवेश तथा पूंजी निर्माण शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। उत्पादकों के पास पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है उतनी ही उनकी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने की क्षमता भी ज्यादा होती है। गाइस अगर हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि पूंजी का स्टॉक क्या होता है तो पूरा किस्सा, पूरा चिट्ठा जो है क्लियर हो जाएगा कि 1 साल के अंदर अंदर जो भी प्रोड्यूसर के पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो रही है उसको निवेश या पूंजी निर्माण कहते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको पहले गाइस इसके घटक समझने होंगे कि निवेश के घटक कितने तरीके के होते हैं, और यही इसका ये कह सकते हो यही पूंजी के स्टॉक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा स्थिर निवेश क्या होता है। स्थिर निवेश का मतलब क्या होता है गाइस, कह रहे स्थिर निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि का होना। स्थिर निवेश को स्थिर पूंजी निर्माण कहा जाता है। गाइस इसका क्या मतलब होता है, एक लेखा वर्ष का क्या मतलब होता है, एक लेखा वर्ष का मतलब होता है गाइस जिसमें भी हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको कह सकते हो, ठीक है, या 1 साल भी कह सकते हो, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो गाइस कह रहा है 1 साल के अंदर अंदर एक प्रोड्यूसर के पास जितने भी फिक्स एसेट के अंदर जो भी इंक्रीमेंट हो रही है ना गाइस उसको स्थिर निवेश कहते हैं। तो भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 2018 की ओपनिंग में हमारे पास 5 मशीनें थी और 2018 की क्लोजिंग में हमारे पास 8 मशीनें हो गई, तो मेरे पास कितनी इंक्रीमेंट हो गई, 3 की इंक्रीमेंट हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्थिर पूंजी निर्माण। सिंपल सी बात है, ठीक है। और यही मेरा क्या कहलाएगा, यही मेरा पूंजी निर्माण कहलाएगा। सिंपल सी बात है,
कह रहा है स्थिर निवेश और माल सूची निवेश, इन दोनों में गाइस जो भी इंक्रीमेंट होती है ना वही निवेश है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई स्थिर निवेश की बात। अब है गाइस दूसरा वर्ड माल सूची निवेश। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये जो है बच्चों के बहुत ही ऊपर से जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो भैया माल सूची निवेश जो है किसको कहते हैं? माल सूची निवेश में क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसी एक समय पर होता क्या गाइस, उत्पादकों के पास 3 तरीके का गाइस स्टॉक होता है, या ये कह सकते हैं जो भी गुड्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है गाइस फाइनल गुड्स, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस और एक होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, 3 तरीके के गुड्स होते हैं। अब होता क्या है, टाइम टू टाइम ओपनिंग में हमारे पास ये तीनों चीजें कुछ और होती हैं और क्लोजिंग में हमारे पास कुछ और होती हैं। समय के अनुसार क्या होता है गाइस, इसमें परिवर्तन आता रहता है। तो कह रहा है इसे माल सूची स्टॉक कहा जाता है और समय के साथ साथ इस स्टॉक में परिवर्तन आता रहता है, इसी को माल सूची निवेश कहते हैं। भाई बिगिनिंग में हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी में हमारे पास ये तीनों चीजें थी, क्लोजिंग में से ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर ज्यादा हो गई तो वो हमारे लिए निवेश है, सिंपल सी बात है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर गाइस स्थिर निवेश और माल सूची निवेश, इन दोनों में जितनी भी इंक्रीमेंट हो रही है गाइस वही हमारा जो है निवेश कहलाता है। अब गाइस यहाँ पे माल सूची निवेश में आपको बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। माल सूची निवेश गाइस 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको काम आने वाले हैं गाइस। एक होता है नियोजित माल सूची स्टॉक और एक होता है अनियोजित माल सूची स्टॉक। ये आगे गाइस बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, तो अभी आपको समझना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए नियोजित का मतलब क्या होता है। मान लीजिए गाइस हमने जो है 1000 का मटेरियल बना लिया। ठीक है, मैंने जो है 1000 के गुड्स एंड सर्विसेज बना लिए, लेकिन मार्केट के अंदर जो है मैंने ये ज्यूम करा कि भाई मार्केट के अंदर 1000 की डिमांड होगी, तो मैंने 1000 गुड्स बना लिए। लेकिन मार्केट में गाइस डिमांड हो गई 1200 की। कितने की हो गई? 1200 की। 200 जो है ज्यादा हो गई, तो मैं इसको गाइस पूरा नहीं कर पाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो 1000 ही थे, 1000 को मैं बेच दूंगा, बाकी 200 प्रोड्यूसर को मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस भेजना पड़ेगा कि भाई मेरे पास तो नहीं है, अब खत्म हो गए। तो गाइस इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नियोजित माल सूची स्टॉक। अब आ जाओ अनियोजित पर। मान लो मैंने सोचा था 1000 की सेल होगी, मैंने ये सोचा था, लेकिन क्या मैंने सोचा 1000 की डिमांड करेंगे, लेकिन डिमांड हुई 800 की। अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास 200 बिना बिके रह गए। मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टॉक जमा हो जाएगा, अवांछित स्टॉक मेरे पास जमा हो जाएगा, क्योंकि मेरा माल ही नहीं बिका। यहाँ पर सारा बिक गया और 200 की और जरूरत थी, लेकिन मेरे पास था ही नहीं, मुझे कस्टमर को वापस भेजना पड़ गया। लेकिन यहाँ मेरे पास था, लेकिन कोई खरीदने नहीं आ रहा। गाइस ये दोनों के दोनों आपके लिए नुकसान है। इसको कहते हैं बिना पूरी की गई मांग, जो कि मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, नुकसान है। अगर होता मेरे पास तो मैं बेच के लाभ कमा सकता था, और ये क्या हुआ, यहाँ तो कोई खरीद, उसको कहते हैं अनियोजित माल सूची स्टॉक। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब 2 चीजें और समझनी है गाइस। अब मैंने बोला एक पर्टिकुलर टाइम में हमारे पास गाइस स्थिर निवेश और माल सूची निवेश, स्थिर निवेश या माल सूची स्टॉक, इन दोनों को खरीदने के लिए जितना भी हम खर्चा करते हैं गाइस 1 साल के अंदर, उसको सकल निवेश कहते हैं। और गाइस आपको ये ध्यान रखना है, सकल निवेश में मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन शामिल होता है। अभी पढ़ेंगे आगे कि ये मूल्यह्रास क्या होता है। और जो शुद्ध निवेश होता है गाइस, शुद्ध निवेश भी बिल्कुल वही है, बस सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटाने से शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। आपको ये पता होना चाहिए, नेट में कुछ भी चीज हो, नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। तो अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो सकल निवेश का फॉर्मूला जो होता है गाइस वो होता है शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। ठीक है, तो सकल निवेश को ग्रॉस कहते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर मैं डेप्रिसिएशन ही प्लस का है, इसको इधर लेकर आ जाऊं तो ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, ये आ जाएगा। ये गाइस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सकल में डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास शामिल होता है, लेकिन गाइस शुद्ध में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। ठीक है, ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप और नेट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस माइनस डेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सकल निवेश और शुद्ध निवेश एग्जाम में 1-1 मार्क के आ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था गाइस, ये था आपका निवेश का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, अच्छा अब बात करते हैं जरा अगले मुद्दे की, कि यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, वो है जी गाइस आपका मूल्यह्रास। मूल्यह्रास जो है भैया, क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका कभी कभार फंस जाता है एग्जाम में, कंपलसरी 1000 बारी आपका एग्जामिनर पूछता है कि मूल्यह्रास भैया क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है बताइए, और कभी कभार 3 मार्क में भी ये आ जाता है, तो आप इसमें नहीं लिख पाओगे। तो पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे कि ये क्या कह रहा है।
कह रहा है जब हम फिक्स एसिड को यूज करते हैं तो क्या होता है, तो सामान्य टूट फूट, फिक्स एसिड मतलब स्थिर परिसंपत्तियां। तो जब हम फिक्स एसिड को यूज करते हैं, पहले मैं आपको बता दूं फिक्स एसिड कौन से होते हैं जिसका गाइज हम लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं, जो फिक्स हैं, लाइक प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको स्थिर एसिड, स्थिर परिसंपत्तियां फिक्स एसिड कहते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आर्ट्स के हो तो दिक्कत है, इसलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो भैया कह रहे जब हम इनको यूज करते हैं तो क्या होता है, सामान्य टूट फूट, अकस्मात हानि की सामान्य दर, और तीसरा जो वर्ड है प्रत्याशित अप्रचलन के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग से मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है। गाइस ये जो कह रहा है ये कि मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम। तो यहाँ पे 3 रीजन बताया इसने, सामान्य टूट फूट, अकस्मात हानि और प्रत्याशित अप्रचलन। कह रहे हैं इन तीनों के कारण क्या होता है, जो भी स्थिर परिसंपत्तियों की वैल्यू में जो भी कमी आती है उसको मूल्यह्रास कहते हैं। गाइज यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है प्रत्याशित अप्रचलन। तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि जो अप्रचलन होता है ना गाइज, ये 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रत्याशित और एक होता है अप्रत्याशित। गाइज प्रत्याशित कौन सा होता है, प्रत्याशित के अंदर 2 चीजें आती है, एक होता है तकनीक में परिवर्तन और एक होता है मांग में परिवर्तन। लेकिन अप्रत्याशित के अंदर 2 चीजें आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक मंदी। तो गाइज होता क्या है, जब टेक्नोलॉजी में चेंज आने से कोई फिक्स एसिड खराब हो रहा है, मान लीजिए पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड थी, उसका प्लांट था, अब कलर टीवी की हो गई। तो गाइज जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला था वो तो खराब हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उसको कहेंगे प्रत्याशित या मांग में परिवर्तन। ये कह सकते हो पहले जी रबड़ के जूते चलते थे, अब जो है चमड़े के जूते आ गए हैं। तो गाइज जो रबड़ के चमड़े का जो प्लांट था या मशीन जो थी वो खराब हो गई अब, क्योंकि अब तो भैया वो हो गया, मांग चेंज हो गई, अब लोग नहीं पसंद करते हैं उस चीज को। तो गाइज इन दोनों की वजह से जब एसिड की वैल्यू में कमी आ रही है वो है प्रत्याशित, उसको कहते हैं मूल्यह्रास। लेकिन गाइज अप्रत्याशित के अंदर मैंने क्या लिखा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, सूखा, ये सारी चीजें, आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी से भी आपके जो फिक्स एसिड होते हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है गाइज। गाइज जो इसकी वजह से जो होता है ना उसको कहते हैं पूंजीगत हानि। क्या कहते हैं, पूंजीगत हानि। लेकिन गाइज जो इसकी वजह से होता है ना उसको कहते हैं मूल्यह्रास। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भैया मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि में क्या डिफरेंस है बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आ जाता है तो आपको इसमें ये लिखना है, और अगर भैया मूल्यह्रास आ जाता है क्या होता है तो आप ये बकवास सारी लिखकर आ सकते हो। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये है भैया आपका मूल्यह्रास का। मे भी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले मुद्दे की। अब देखिए भैया, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है घोल कर पी जाना है, बार बार बोल रहा हूं, जहां मैंने बोल दिया घोल कर पी जाना है उसको घोल कर पी जाना है। कॉन्सेप्ट है स्टॉक और प्रवाह क्या होता है और स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है। गाइस स्टॉक और प्रवाह एक इंपॉर्टेंट, एक फिक्स टॉपिक है, एग्जाम में आपका इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आना ही आना है। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे कि ये क्या कह रहा है, स्टॉक किस चीज को बोलते हैं और प्रवाह किस चीज को बोलते हैं। तो कह रहा है गाइस स्टॉक किस चीज को बोलते हैं, कह रहा है स्टॉक का जो संबंध है ना वो समय के एक बिंदु से होता है। जैसे कि 1 जनवरी 2019 को आपके खाते में 10,000 रुपए हो सकते हैं। लेकिन प्रवाह का क्या मतलब होता है, कह रहा है प्रवाह का संबंध समय अवधि से होता है। जैसे 20 रुपए प्रतिदिन आपका जेब खर्च है, ये क्या कह गया आपके बहुत ऊपर से चला गया। गाइस स्टॉक में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, स्टॉक में आपको ना एक पर्टिकुलर कह रहे समय के एक निश्चित बिंदु पर, गाइस समय के एक निश्चित बिंदु पर, जैसे देखो यहाँ पे हम एक सीधा सीधा मेंशन कर रहे हैं पर्टिकुलर डेट कि भाई मैं बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2019 की। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है गाइस समय अवधि, समय अवधि का हम मंथली की भी बात कर सकते हैं, हम गाइस क्वार्टरली की, हाफ ईयरली की, कभी की भी बात कर सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता मंथली में कौन से दिन की बात कर रहे हैं, क्वार्टरली में कौन से मंथ दिन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दिन नहीं, हमें केवल समय अवधि, समय अवधि का मतलब क्या होता है गाइस, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इन चीजों को समय अवधि कहते हैं। तो इसको कहता है, इसको समय के निश्चित बिंदु पर, लेकिन इसको समय अवधि पर हम जो है मापते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कह रहा है इसका समय काल नहीं होता, जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इसका ऐसा कुछ सीन नहीं है। लेकिन इसमें कह रहा है इसका ऐसा कुछ सीन होता है, इसमें भैया प्रति घंटा, प्रति महीने, प्रति वर्ष, क्वार्टरली, इसमें ऐसा होता है। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है अर्थव्यवस्था की कुछ अवधारणाएं
का कोई स्टॉक वैल्यू नहीं होता। कह रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनका कोई स्टॉक वैल्यू नहीं होता, जैसे आयात और निर्यात। आयात और निर्यात को केवल प्रवाह के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें आयात और निर्यात की, तो आयात और निर्यात हमेशा प्रवाह होगा, स्टॉक नहीं होगा। अब कह रहा है कुछ स्टॉक चरों का प्रवाह भी होता है। कह रहा है कुछ स्टॉक चरों का प्रवाह भी होता है, मतलब जो स्टॉक चर है, कह रहा है वो प्रवाह भी हो सकते हैं। जैसे कि समय के एक बिंदु पर पूंजी एक स्टॉक है, किंतु पूंजी निर्माण एक प्रवाह है। कह रहा है एक ही चीज स्टॉक चरों का प्रवाह भी होता है। अगर कोई चीज स्टॉक है तो उसका प्रवाह भी होगा। जैसे एक पूंजी का एक बिंदु पर पूंजी का समय के एक बिंदु पर पूंजी एक स्टॉक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास जितनी भी पूंजी कह रहा है वो तो स्टॉक है, लेकिन पूंजी निर्माण मतलब जब पैसे से पैसा बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रवाह हो जाएगा। कह रहा है प्रवाह चरों का स्टॉक वैल्यू नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज प्रवाह है वो चीज उसका कोई स्टॉक भी होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो अच्छा, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। गाइज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको घोल कर पी जाने हैं, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन इस पे आना ही आना है। मोस्टली जो आते हैं मैंने वही लिख रखे हैं। संपत्ति, श्रम बल, पूंजी, मुद्रा की पूर्ति, बैंक जमाएं। गाइज ये सारे के सारे जो है स्टॉक के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो बात चलती है एक पर्टिकुलर समय के एक बिंदु पर बात चलती है। लेकिन यहाँ पर आय, मुद्रा का व्यय, पूंजी निर्माण, पूंजी पर ब्याज, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट प्रवाह की बात हो रही है। किसी एक पर्टिकुलर समय के एक निश्चित बिंदु की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है समय अवधि की। ठीक है गाइज, तो भैया जब भी समय अवधि की बात चल रही होती है तो वो प्रवाह है, जब भी एक पर्टिकुलर डेट की बात चल रही होती है तो वो स्टॉक कहलाता है। और जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए कि भैया जैसे मान लीजिए मेरे पास एक SBI मान लीजिए बैंक है कुछ भी, ठीक है, 1/1/2019 को मेरे खाते में 10,000 रुपए थे, तो ये चीज क्या कहलाएगी, ये चीज कहलाएगी स्टॉक कि एक पर्टिकुलर डेट पर मेरे खाते में कितने रुपए जमा है। अब मैं अगर यहाँ पैसे डिपॉजिट करूं, मान लो 10,000 रुपए पर मंथ मैंने यहाँ डिपॉजिट करा दिए और 10,000 रुपए पर मंथ में विड्रॉ करता हूँ, तो ये डिपॉजिट करना और ये विड्रॉ करना ये तो प्रवाह है। लेकिन जितना भी पैसा मेरे खाते में जमा है एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर समय के एक बिंदु पर, तो वो चीज क्या कहलाएगी, वो चीज जो है मेरी स्टॉक कहलाएगी। ठीक है जी। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि 3 नंबर का एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है जी, मे भी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बहुत ही अगले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। गाइज इस पे क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आपका आता ही आता है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। कॉन्सेप्ट है कि अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र। कह रहा है अर्थव्यवस्था के जो है 4 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला क्षेत्र कह रहा है परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र कौन होता है गाइस, कह रहा है इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है, जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जैसे परिवार और गृहस्थ। ठीक है। दूसरा कह रहा है उत्पादक क्षेत्र। कह रहा है इसमें अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन करने वाली इकाइयां इस क्षेत्र में शामिल होती हैं। कह रहा है वो सभी इकाइयां जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही हैं, बना रही हैं, वो उत्पादक क्षेत्र के अंदर आती हैं। और वो सभी जो क्या कह रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रही है, यूज कर रही है, वो जो है परिवार क्षेत्र के अंदर आती है, उपभोक्ता क्षेत्र के अंदर। ठीक है गाइस, क्योंकि अभी हम 12th स्टैंडर्ड में ही हैं, तो हमें क्या करना है, अगर बाकी के 2 क्षेत्र ना पढ़ो तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे जो कोर्स में है वो परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र ही है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ना पढ़ो तब भी काम चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 2 और होते हैं, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। उसके नाम से ही पता चल रहा है, वो सारी कल्याणकारी एजेंसियां और उत्पादक के रूप में जो सरकार उत्पादकों के रूप में सरकार सम्मिलित होती है, कल्याणकारी एजेंसियों के रूप में सरकार कानून व्यवस्था सुरक्षा जैसे कल्याणकारी कार्य करती है। तो इसमें सरकार को इंक्लूड किया जाता है, सिंपल से शब्दों में अभी ये समझ लीजिए। और विदेशी क्षेत्र के अंदर इसे शेष विश्व क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं के आयात और निर्यात से तथा घरेलू अर्थव्यवस्था और शेष विश्व के बीच पूंजी के प्रवाह से संबंधित होती है। सिंपल सी बात है, वो सारे ट्रांजैक्शन जो एक देश से लेके दूसरे देश से संबंधित हैं, आयात और निर्यात से संबंधित हैं, तो उसको विदेशी क्षेत्र के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी,
अब यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र तो होते हैं, लेकिन हमें अभी बेसिकली दो पे बात करनी है, परिवार और उत्पादक। अब हमें इस पे बात क्या करनी है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है कि भाई प्रवाह क्या होता है। प्रवाह तो हमने पढ़ लिया कि जिसको एक समय अवधि में जो है हम मेजर करते हैं उसको प्रवाह कहते हैं। अभी गाइस दो तरीके का होता है, एक होता है वास्तविक और एक मौद्रिक, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको गाइस बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है कि वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। गाइस देखो होता क्या है, दो तरीके के क्षेत्र होते हैं, एक होता है परिवार क्षेत्र और एक होता है उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, होता क्या है गाइस, जो परिवार क्षेत्र होता है ना, जो परिवार क्षेत्र होता है इसके पास क्या होता है गाइस, इसके पास होते हैं क्या कहते हैं, भूमि श्रम पूंजी उद्यम। इसके पास क्या होता है, भूमि श्रम पूंजी उद्यम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसके पास होते हैं ये। परिवार क्षेत्र क्या करता है गाइस, परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को ये भूमि श्रम पूंजी उद्यम देता है। क्या देता है, भूमि श्रम पूंजी उद्यम देता है। ठीक है, क्यों देता है, ताकि ये वस्तु और सेवा बनाए। ठीक है, जब ये वस्तु और सेवा उससे क्या करता है, जब इसको परिवार क्षेत्र से इसने ले ली किराए पर, ठीक है, और उससे क्या करता है, किराए पर ले ली, इससे उधार में ले ली, और ये क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज बनाता है। जब ये गुड्स और सर्विसेज बनाता है तो वापसी ये क्या करता है, इसको बेचता है, क्योंकि इसकी नीड है, इसको क्या चाहिए, गुड्स और सर्विसेज चाहिए। इसको गुड्स और सर्विसेज तब मिलती है जब ये इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा। ठीक है, तो भैया इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिल गए, इसने गुड्स और सर्विसेज बनाई और इसको दे दी। ठीक है, अब जब इसको गुड्स और सर्विसेज दे दी तो बदले में क्या करेगा, पेमेंट करेगा, जो भी वस्तु ली है इसने, तो इसके पास पैसे आ गए। अब ये अपने पैसे को अपने पास नहीं रखेगा, इसने जो इससे क्या करा था, उधार में जो खरीदा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसकी पेमेंट कर देता है। तो गाइस यहाँ पर जो है दो चीजें आती हैं, एक तो होता है गाइस वास्तविक प्रवाह और एक होता है मौद्रिक प्रवाह। गाइस वास्तविक प्रवाह क्या होता है, जब पैसों की बात नहीं चल रही होती, इसने इसको क्या दिया, इसने इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दी जिसमें भूमि श्रम पूंजी ये आता है, और इसने इसको क्या दिया, गुड्स और सर्विसेज दी। ठीक है, तो गाइस जब तक ये वाली चीज चल रही थी, पैसों की बात नहीं हुई, तो वो है वास्तविक प्रवाह जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है। लेकिन गाइस मौद्रिक प्रवाह जहां पे मुद्रा का प्रवाह होता है, इसने इसको जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया और इसने गुड्स और सर्विसेज दी, तो बदले में इसने क्या करा, जो भी खरीदा उसके लिए पेमेंट करी, और इसने भी इसमें क्या कर दिया, कारक सेवाओं का भुगतान कर दिया, जैसे कि वेजेस हो गया, रेंट हो गया, किराया वगैरह, ये सारी चीजें दे दी। तो भैया वास्तविक प्रवाह वो वाला प्रवाह होता है जहां पे वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है, लेकिन मौद्रिक प्रवाह वो वाला प्रवाह होता है जहां पर भैया क्या कहते हैं, मुद्रा का प्रवाह होता है। ठीक है, और गाइस एक और प्रवाह है जिसको आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। तो ये कह सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ प्रवाह लिखा है ना, तो इसको आय का चक्रीय प्रवाह भी कह सकते हो, जिसमें वस्तुओं का, सेवाओं का और मुद्रा का, हर चीज का प्रवाह जो होता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ये आपको जो है ध्यान में रखना है गाइस, और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बात करने हैं गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पर, जिसको मैं कह रहा हूं घोल कर आपको पी जाना है। तो भैया क्या है, कह रहे अर्थ समावेश जिसको भ्रण भी कहते हैं और वापसी जिसको शरण भी कहते हैं। तो ये क्या दिक्कत है, शरण और भ्रण, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंपलसरी है, घोल कर पी जाना है। स्टॉक और प्रवाह, शरण और भ्रण, और साथ के साथ अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। जहां मैं कह रहा हूं घोल कर पी जाना है, मतलब घोल कर पी जाना है। अच्छा जी, अब ये क्या दिक्कत है, देखो पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे। ठीक है, पहले वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है ये वह समष्टि चर हैं जिनके स्तर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है। गाइस अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा ये आपका 2 क्षेत्रीय उत्पादक और परिवार। कह रहा है अगर उनमें से किसी भी चर में वृद्धि होगी और उससे अर्थव्यवस्था के उत्पादन का क्षेत्र में अगर वृद्धि होती है, तो वो सारे चर जो है कौन क्या कहलाएंगे, समावेश, भ्रण, ठीक है, इंजेक्शन, क्या कहलाते हैं इसको, इंजेक्शन। समावेश को क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। लेकिन कह रहा है वो सारे चर जिनके स्तर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में कमी होती है, इसको कहते हैं लीकेज। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वापसी, शरण। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कि अगर सरकारी उपभोग व्यय बढ़ा रही है या सरकारी निवेश व्यय बढ़ रहा है या निर्यात बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा गाइस, जब ये सारी चीजें में इंक्रीमेंट होगी तो इससे अर्थव्यवस्था के उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है। लेकिन बचत, आयात कर, इन सबसे क्या होता है, इन सबसे उत्पादन के स्तर में कमी होती है। तो वो सारे चर, ये क्या है, ये समष्टि चर है, ये भी समष्टि चर है, ये भी समष्टि चर है। जब इसमें क्या होता है, इसमें चेंज आने से उत्पादन बढ़ता है तो ये समावेश है, और जब इसमें चेंज आने से उत्पादन घटता है तो वो क्या है, वो वापसी है, शरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों के बहुत ही ऊपर से जाती है।
कह रहा है इनसे घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की मांग के स्तर में वृद्धि होती है। कह रहा है इससे क्या होता है, घरेलू अर्थव्यवस्था में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बन रही है उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इधर क्या होता है, कह रहा है इससे घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु की मांग के स्तर में कमी होती है। इससे डिमांड बढ़ती है, इससे डिमांड कम होती है। इससे डिमांड क्यों बढ़ती है, क्योंकि पहली बात तो उत्पादन के स्तर में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो लोग डिमांड करेंगे। और इससे उत्पादन के स्तर में कमी हो रही है, तो सिंपल सी बात है, लोग क्या करेंगे, डिमांड को कम करेंगे। कह रहा है इससे क्या होता है, इससे चक्रीय प्रवाह का विस्तार होता है, बढ़ता है, क्योंकि जब उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है तो इससे चक्रीय प्रवाह का क्या होगा, विस्तार होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इससे चक्रीय प्रवाह का संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में कंपलसरी है, आना ही आना है। समावेश और वापसी, शरण और भ्रण, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या पढ़ना है जी, अब बहुत ही हो गया, बहुत पढ़ लिया। तो ये आपका जो है भैया पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। इसमें भैया आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। आपको भैया जितनी भी गालियां देनी है आप दे दीजिए, मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए भैया मुझे माफी दे दीजिए, ठीक है। आपको जो भी पूछना भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि चैट बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, 500 प्लस चैट हो गई है, मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, उसमें सिंपल सी बात है। तो वो सभी बच्चे जो भैया मुझे मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, भैया मेरे से नहीं हो रहा है, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। मुझे वीडियो भी बनानी होती है, मुझे कोचिंग भी देखना होता है, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैसेज अगर ना ही करें तो मैं बोलूंगा ज्यादा बेटर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना हो सके भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो भैया इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए कि भैया इस चैनल पर जो है रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गई है। अगर तूने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भैया अर्थशास्त्र की नगरी पे आ जा और कुछ पढ़ जा, तो भैया तेरा कल्याण हो जाएगा। वो बंदा रिवीजन सीरीज करा रहा है तो वहां पे कुछ पढ़ ले, ठीक है। तो भैया जितना भी हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इसको इन्फॉर्म कीजिए, अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यार लाइक और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी भी लगी हो, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए। इससे मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चलता है, मैं मोटिवेट होऊंगा, ठीक है, तभी आपके लिए जो है यार अगली वीडियो बना पाऊंगा। तो भैया ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। और कुछ भी समझ ना आया हो, इसमें कुछ भी समझ ना आया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट ही करनी है, मैसेज नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस सब की जितना मैंने पढ़ाया है इसको पूरा का पूरा रिवाइज कीजिए, कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ भी समझ ना आया हो, क्योंकि ये लास्ट है अब, ठीक है। अब नहीं हुआ तो फिर तो कभी भी नहीं होगा। तो भैया ये आप पूरा का पूरा रिवाइज कीजिए, जब तक मैं नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि अगर दूसरा चैप्टर में पढ़ाने लग गया और आपने ये रिवाइज नहीं करा तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब बर्डन ज्यादा हो गया फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो जब तक मैं दूसरा चैप्टर की वीडियो बनाऊं आप ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज कीजिए, ताकि आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, कि साला कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मैं क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।